मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हम लोगों की ये मान्यता है कि जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समता के सिद्धांत पर आधारित जो संविधान तैयार किया, वो आज ही नहीं युगों तक भारतीय समाज का मार्गदर्शन करती रहेगी। आज इस खास दिन पर जनता दल यू का राष्ट्रीय परिषद का यह सम्मेलन हो रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद का कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, कार्यकाल के आखिरी दिन, और आज विधिवत फिर से हम लोगों ने शरद जी को अपना अध्यक्ष चुना है। मुझे पूरा विश्वास है कि शरद जी के कुशल नेतृत्व में, आप सबके सहयोग से जनता दल यू के संगठन का और विस्तार होगा और देश की राजनीति में भी जनता दल यू अहम भूमिका निभाएगी। मैं उन्हें बधाई देता हूं। आज राष्ट्रीय परिषद के इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। आर्थिक संकल्प का प्रस्ताव है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले उससे संबंधित प्रस्ताव है, और राजनीतिक परिस्थिति पर प्रस्ताव। आप सबने उसे स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हम सब लोगों ने शरद जी को नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए अधिकृत किया है। कल संगठन पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी इकाइयों को अपने काम को आगे बढ़ाना, और जो भी हम आगे काम करेंगे, ये जो हमारे प्रस्ताव हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आर्थिक स्थिति देश की नाजुक है, राजनीतिक स्थिति निराशाजनक है। इन सब चीजों पर चिंता प्रकट करते हुए आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, जो हमारा आर्थिक संकल्प है और राजनीतिक प्रस्ताव है, उसे इंगित करता है। बिहार में हम लोगों ने कुछ काम करने की कोशिश की। देश के प्रगति की जो रफ्तार है वो थम गई, या उस गति से नहीं रही जिस गति से पिछले कुछ वर्षों में हो रही थी। लेकिन बिहार में हम लोगों ने शून्य से यात्रा शुरू की। बिहार के लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास प्रकट किया और 5 साल के बाद दोबारा विश्वास प्रकट किया। हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम लोगों का काम है वहां, वह बहुत विकट परिस्थिति में काम। हम कहीं नहीं थे, ऐसा कोई राज्य, खास करके कोई प्रमुख राज्य नहीं है जहां अपना बिजली का उत्पादन शून्य हो। यात्रा कहां से प्रारंभ होती है, यह महत्वपूर्ण है। अगर विकास हो रहा है, अनेक जगहों पर हो रहा है, तो यह देखना बहुत आवश्यक होता है
कि किस राज्य ने कहां से यात्रा शुरू की। हम बहुत पीछे थे। एक उदाहरण हमने दिया, सड़कों में गड्ढे थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, शाम होने के पहले लोग अपने घरों में लौट जाना पसंद करते थे। अगर शाम हो गई और घर का सदस्य जो बाहर गया है लौटकर नहीं आता था तो पूरा परिवार चिंता में डूब जाता था। लोगों को भय सताने लगता था कि कहीं फिरौती के लिए अपहरण तो नहीं हो गया, उसकी हत्या तो नहीं हो गई। वहां से हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने जनता को वादा किया था कि हम कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। कानून का राज कायम हुआ, लोगों के मन से डर निकला। इसका उल्लेख हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कैसी विकट परिस्थिति में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। लोगों का भरोसा जीतना, उस बिहार को याद करें लोग जिसकी चर्चा तो होती थी, लेकिन या तो सामूहिक नरसंहार के लिए होती थी या कोई फिरौती के अपहरण के लिए चर्चा होती थी। वहां से उस गर्त से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर ले जाना एक चुनौती भरा कार्य था। मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बिहार के जो साथी हैं उनकी लगन, मेहनत और देश भर के जो साथी हैं उनकी शुभकामनाओं के बल पर हम लोगों ने बिहार की गाड़ी को पटरी पर लाने में कामयाबी हासिल की। और हमारा जो विकास का सफर है उसमें समाज का हर तबका भागीदार है। सिर्फ विकास नहीं है, ये इंसाफ के साथ विकास है, न्याय के साथ विकास है। और जब हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं या कुछ लोग इसे समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो विकास का भागीदार समाज के हर तबके को बनाना होगा और विकास का लाभ समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। अगर वैसा विकास नहीं होता है तो राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी तो बढ़ सकता है, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। विकास का पैमाना होना चाहिए कि अगर तरक्की हो रही है, राज्य का जीडीपी बढ़ रहा है, तो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। गांधी जी का जो अंतिम इंसान है उस तक विकास की किरण पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। समाज में परस्पर विश्वास का वातावरण है या नहीं है। यह देश बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, अनेक प्रकार की संस्कृतियां। पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। समाज में परस्पर विश्वास का वातावरण है या नहीं है। यह देश बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, अनेक प्रकार की संस्कृतियां। तो सबके मन में विश्वास जगना चाहिए। हमारे बिहार में सबके मन में विश्वास जगा और हम लोगों ने इस चीज में कामयाबी हासिल की। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, समाज में ऊंची जातियों के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों या अति पिछड़े वर्ग के लोग हों,
दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, समाज में जो नारी की स्थिति है सबको मालूम। हमने उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया। जो महादलित हैं उनकी स्थिति में, दलित की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया। जो विकास में हाशिए पर रह गए, पिछड़े वर्गों में भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। तो महिलाओं पर, महादलितों पर, अति पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर ध्यान दिया गया। और बिहार में जो सबसे बड़ी संख्या है वह है कृषि पर निर्भर रहने वालों की। बिहार में आज भी 76% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए उन 76% लोगों की माली हालत में सुधार लाने के लिए हमने कृषि पर जोर दिया। और इसके चलते ये समावेशी विकास का रूप धारण कर सका। इंसाफ के साथ तरक्की का रास्ता प्रशस्त हुआ। बिहार पहला राज्य है जिसने दलितों में भी महादलित को चिन्हित किया। हम लोगों के नेता आदरणीय स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने समय में पिछड़े वर्गों में भी अति पिछड़े वर्गों को चिन्हित किया था। उनके लिए विशेष कार्य हुए। जो महिलाएं हैं उनको ऊपर उठाने के लिए हम लोगों ने काम किया। बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण मिला। कहीं तो लोग बात कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, बिहार में तो 2006 में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर चुनाव करा दिया गया। और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उसका भी चुनाव करा दिया गया। और उसके 5 साल बाद पंचायती राज संस्थाओं का फिर से 2011 में चुनाव हो गया और नगर निकायों में 2012 में चुनाव हो गया। दो चुनाव महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद बिहार में हो चुका है। कहीं तो लोग सोच रहे होंगे, हम लोगों ने तो इसको धरती पर उतार कर दिखा दिया। और महिलाओं का यही नहीं, शिक्षकों की बहाली में भी 50% आरक्षण उनके लिए हम लोगों ने दिया। अगर 2 लाख शिक्षक नियुक्त हुए तो 1 लाख महिलाएं। वहां ये सब काम किए जा चुके हैं, अनेक काम किए गए हैं, कितना मैं गिनाऊं। और अभी तो जो कोऑपरेटिव है, सहकारिता है, उसमें भी हम लोगों ने कानून में संशोधन करके प्रावधान कर दिया कि उसकी भी कमेटियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि बिहार में पुलिस में और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। और ये हमारे यहां पहले से 3% पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण है सरकारी सेवाओं में, उसके अलावे होगा। तो बिहार में तो समाज की अब महिलाएं हैं, उनके लिए इसी प्रकार से अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आपको तो आश्चर्य होगा कि बिहार में ऐसी हुकूमत चल रही थी जहां पंचायतों में पिछड़े वर्गों को तो छोड़ दीजिए, अति पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति तक को भी आरक्षण नहीं था। ये हम लोग आए तो हम लोगों ने फिर उनका भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो समाज के सब तबके को हम लोगों ने जोड़ा और उसको जोड़कर विकास में उनको भागीदार बनाकर हम आज बिहार के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर, सहयोगियों के साथ मिलकर, और चल रही है एक साझा सरकार। देखिए भाई, हमारे बिहार में हमारे अलायंस की सरकार में कोई झंझट नहीं है। हम लोग बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे माहौल में अपना काम करते हैं।
सभी प्रमुख विषयों पर आपस में परामर्श करते हैं और कोई अगर कभी भूले भटके कोई प्रश्न आ गया तो पूरी परिपक्वता के साथ उसका निदान करते हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बिहार तो बहुत अच्छा चल रहा है और अब तक रिजल्ट भी बिहार का बिहारियों ने ही दे दिया, चाहे वो बिहार जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भाई उस मुश्किल वक्त में 2005 में जनता ने जिताया तो 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 40 में से 32 सीट मिली एनडीए को, 20 जनता दल यू को और 12 बीजेपी को। और फिर 2010 में चुनाव हुआ, बीच में न जाने कितना बवेला मचाया गया, कई लोग कहां कहां क्या करते रहे, कितना दुष्प्रचार। लेकिन जब चुनाव आया 2010 में कुछ तनाव पैदा करने की कोशिश हुई थी। जब बातचीत हुई तो हमने समझाया था, सबको ये बात समझ में आ गई थी और नतीजा क्या हुआ। 2010 में जब चुनाव हुआ विधानसभा के लिए तो 243 में से 206 सीटें मिली एनडीए को। आज 118 विधायक जनता दल यूनाइटेड के हैं बिहार में और 91 विधायक बीजेपी के हैं। ये सब हम लोगों ने हासिल किया है बिहार के लोगों के समर्थन के बल पर। और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ मिलकर कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं पड़ी। होता है ना, एनके सिंह जी अभी पढ़ रहे थे प्रस्ताव, तो आजकल होता है ना, देश विकास होता है तो उसमें एक इंटरनल रिसोर्सेज होता है, फिर कुछ बोरोइंग होती है, फिर एक्सटर्नली फंडेड कुछ स्कीम्स होती हैं। तो हमारे यहां न बोरोइंग था न एक्सटर्नल फंडेड कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल हुआ। जो कुछ भी था वह अंदरूनी संसाधनों से ही वहां के जनता के समर्थन के बल पर हासिल किया गया। मैं नहीं समझ पाता हूं देश में क्या होता रहा है, होता रहता है। शरद जी हम लोगों के नेता हैं या ज्यादा समझते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को आश्चर्य होता है। ऐसा भी कहीं देखा है कि काम सब ठीक ठाक चल रहा है तो उस ठीक काम में भी कुछ बिगाड़ पैदा करो, ऐसा कहीं देखा है आपने? ये बहुत ही आश्चर्य और अचरज पैदा करने वाली बात होती है। हम लोग तो साथ चलना चाहते हैं, हम कहां चाहते हैं छोड़ना, लेकिन हम साथ चलेंगे तो कुछ बुनियादी बातें हैं उस पर तो बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे प्रस्ताव उन तमाम बातों को स्पष्ट करते हैं। जब पहली बार समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हुआ तो तय बातें थी, जिसका जिक्र शरद जी ने कहा, नेशनल एजेंडा। और ये बात साफ थी कि जो विवादित मसले अलग रहेंगे, चाहे धारा 370 को नहीं हटाने की बात नहीं होगी, समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या अदालती फैसले से होगा। ये सारी बातें रही, सब कुछ ठीक चल रहा, फिर कहां से नई बात आ जाती। देखिए, ये मुल्क विविधताओं से भरा हुआ है और जो अपने व्यक्तित्व के जरिए इन विविधताओं को समेट सके वही नेतृत्व कर सकता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश में सरकार चली और उनका जो व्यक्तित्व था, क्या कारण था? शुरू में तो कोई एलआई नहीं मिलते थे बीजेपी को, हम ही लोग मिले, लेकिन ये अटल जी का व्यक्तित्व था कि सहयोगी दल मिलते चले गए, कारवां बढ़ता गया और एक अच्छी सरकार चली। अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी तो कठिनाइयां उत्पन्न होगी।
ये जो देश का मानस है उसको समझना चाहिए। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद होते हैं। उनकी अकल में कोई कमी नहीं है और अनेकों बार फैसला दिया। विकास तो सब जगह हो रहा है साहब, लेकिन कैसा विकास होना चाहिए? हमने एक जिक्र किया, हम लोगों के भी विकास का मॉडल है। हम तो उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और उसी रास्ते से बढ़ेंगे कि भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहे। कैसा विकास? हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहे, वो कैसा विकास है? विकास भी कर जाएं और पीने का पानी न मिले, ये कैसा विकास है? कौन सा विकास है? विकास का मतलब है बुनियादी ढांचा का भी विकास और मानव का भी विकास। जितना जोर बुनियादी ढांचे पर होगा, कल कारखानों पर होगा, उससे कम जोर मनुष्य के विकास पर नहीं होना चाहिए। हर राज्य का अपना अपना कोर कॉम्पिटेंस है। हमारे बिहार का कोर कॉम्पिटेंस है, हमारे पास विरासत है 2500 साल पहले और उससे ज्यादा का। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र रहा है, नालंदा ज्ञान का केंद्र रहा है। हम कभी तिजारत के लिए नहीं जाने गए, हम तो या तो सुशासन के लिए जाने जाते हैं या ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। हमको भी मालूम, हम तो लैंडलॉक्ड हैं, थलरुद्ध हैं। जो इलाका समुद्री किनारे पर अवस्थित है, यहां का माल बाहर, बाहर का माल यहां, तो वहीं से जाएगा। ये तो कुदरत के चलते है। और देश एक है, कहीं तिजारत होगा तो कहीं ज्ञान होगा तो कहीं सुशासन होगा। इस देश में कोई एक राज्य को आगे बढ़ाने का अगर कोई कार्यक्रम या कोई, जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में मॉडल कहा जाता है, वो दूसरे के लिए उपयोगी हो, ये कोई आवश्यक नहीं। अब बहुत लोग विकसित राज्य को भी विकास होता रहे उसी को विकास मान लेते हैं। हम लोग तो विकास में बहुत पीछे रहे हैं। अगर हम विकसित हो रहे हैं तो इसकी चर्चा होगी। और आज बिहार में कुछ काम हो रहा है तो कई जगहों पर, खास करके जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी, वो देखते हैं, उनके मन में उम्मीद की किरण पैदा होती है। उनको लगता है कि अगर बिहार आगे बढ़ सकता है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए चर्चा होती है। बिहार में विकास की अपनी कहानी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अगर विरासत है, वहां का मानव संसाधन है, वहां की उपजाऊ मिट्टी है, वहां के मेहनती लोग हैं और मेधावी युवा वर्ग है। यह हमारी खासियत है, हम उसके बदौलत आगे बढ़ेंगे।